तब सोचना ईज़ी होता है, लेकिन एक्चुअल में जब करना पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। डेफ़िनेटली गारंटी है कि कहीं न कहीं फँसोगे। आजकल मार्केट के अंदर या फिर सोशल मीडिया पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा विलेनाइज़ किया जाता है कि ओह! आपने तो बाद में बताया जाता है जब बकरा फँस जाता है। तो भाई आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो फ्यूचर में अपना कनाडा के अंदर घर खरीदोगे या फिर ऑलरेडी कनाडा के अंदर घर खरीदने के लिए प्लानिंग कर रहे होगे या फिर इन प्रोसेस होगे। तो आज की इस वीडियो में कुछ मिस्टेक्स, कुछ लर्निंग्स, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस और कुछ राइट डिसीजंस के बारे में बात करेंगे जो मेरे रहे हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स के, नोन लोगों के, और उनमें से कुछ लोग रियल्टर्स हैं, मॉर्गेज एजेंट्स हैं। ताकि जब आप अपना कनाडा के अंदर घर खरीदोगे तो कोई खास गलती ना करो, अपना बढ़िया तरीके से डिसीजन ले पाओ और हिसाब किताब एकदम बढ़िया रहे। तो भाई सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि आजकल आपने सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह पे बहुत सारी रील्स या वीडियोस वगैरह देखी होंगी। उसमें ये कहते हैं कि वाई रेंट व्हेन यू कैन ओन। सिर्फ $1500 की मंथली पेमेंट आपको करनी है और ये बढ़िया सा 2 गराज वाला, 4 बेडरूम वाला, सुंदर से बेसमेंट वाला, अच्छे से लिविंग रूम वाला घर आपका हो जाएगा। या फिर सिर्फ $2000 की आपको मंथली पेमेंट करनी है और ये घर आप ओन कर सकते हो। लोग हुक हो जाते हैं, बड़ी तरीके से हुक किया जाता है वीडियो में, लेकिन जब वीडियो एंड तक देखो तो बताया जाता है कि भाई एक्चुअल में उसकी जो मॉर्गेज पेमेंट है ना, मंथली पेमेंट है, वो $4000 है या फिर $4500 है या फिर उससे भी ज़्यादा है। लेकिन आपको बेसमेंट जो है ना वो फुली फर्निश्ड है, लीगल है, वो आपको रेंट आउट करना पड़ेगा। या फिर ऊपर का जो एक कमरा है वो भी रेंट आउट करना पड़ेगा। तो $2500 वहाँ से आएंगे, रेंट से आएंगे, प्लस आप अपनी $1500 की मंथली पेमेंट डालोगे, तब जाके मॉर्गेज पूरी पड़ेगी। अब ठीक है, इसको एक तरीके से हाउस हैकिंग कहते हैं, मतलब काफ़ी सारे लोग करते हैं, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में सिर्फ रेंट पे रिलाय होके आपको घर नहीं खरीदना चाहिए। यू नेवर नो कि भाई वो रेंट पे चढ़े ना चढ़े, 2 महीने 3 महीने रेंट पे नहीं चढ़ता है और आप घर खरीद लेते हो कि भाई हो जाएगा, आधे पैसे रेंट से आ जाएंगे, आधे पैसे मैं मिला दूंगा और बढ़िया तरीके से अपना घर हो जाएगा, बढ़िया तरीके से रहेंगे। मेक श्योर कि आप जब आप घर खरीद रहे हो ना, जो भी उसका खर्चा है, अभी पूरे खर्चे के बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे, पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी, यू शुड बी एबल टू अफोर्ड दैट विदाउट रेंटिंग योर बेसमेंट या फिर विदाउट रेंटिंग एनी रूम। उसके बाद रेंट पे देना कोई हर्ज नहीं है। अगर बेसमेंट लीगल है, उसको आप रेंट आउट कर सकते हो, या फिर कोई कमरा आप रेंट कर सकते हो, या फिर एयरबीएनबी वगैरह करना है, कोई गलत काम नहीं है, लेकिन वो एक एडेड इनकम होनी चाहिए। उसके ऊपर रिलाय होकर हमने घर नहीं खरीदना है कि भाई मेरे नीचे से रेंट हो जाएगा, एक कमरा मैं एयरबीएनबी कर दूंगा, फिर 2 कमरे एयरबीएनबी कर दूंगा, वहाँ से जो पैसा आएगा प्लस मैं थोड़े से पैसे डालूंगा, फिर घर होगा। अगर एयरबीएनबी हुआ ही नहीं, या फिर एक ऐसी सिटी में आप ले लेते हो जहाँ पे एयरबीएनबी ढंग से चलता ही नहीं है, या फिर रेंट आउट ही नहीं होता है, इमिग्रेशन कम हो गई है, यू नेवर नो क्या हो जाए, तो ऐसे चक्कर में पड़ के घर मत खरीदो। जो बंदा आपको बेच रहा है वो बेच के चला जाएगा, उसको कमीशन मिल जाएगी, चाहे रियल्टर है, मॉर्गेज एजेंट है, जो भी बंदा है उनका अपना काम हो जाएगा। लेकिन इवेंचुअली जो मॉर्गेज पेमेंट है, जो मंथली पेमेंट्स हैं, फिर जो भी घर से रिलेटेड खर्चे हैं, वो आपको खुद से उठाने हैं, तब कोई भी हेल्प नहीं करना है। और 3-4 अगर आपकी मॉर्गेज पेमेंट्स वगैरह मिस हो जाती हैं तो भाई साहब बैंक आपके सर पे चढ़ के बैठ जाएगा। और हाँ, ये भी बताना चाहूँगा, आजकल आपको पता ही है कनाडा की हालत, रिसेशन वगैरह चल रहा है, कभी भी ले ऑफ हो सकता है, जॉब जा सकती है, तो बहुत सोच समझ के प्लानिंग करके खरीदना है। और ये जो रेंट वाली चीज़ हाउस हैकिंग होती है, डेफिनेटली करो, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करो, लेकिन उसके ऊपर रिलाय होकर घर मत खरीदो। फिर बात आ जाती है डाउन पेमेंट की। अब काफ़ी सारी वीडियोस में आपने देखा होगा, सुना होगा कि भी कहते हैं कनाडा के अंदर जो मिनिमम डाउन पेमेंट है ना वो 5% है। तो ये $7 लाख का घर है, 5% मतलब $35,000 आपको डाउन पेमेंट करनी है। उसके बाद $2,000 की मंथली पेमेंट के साथ आपका ये घर हो जाएगा। $2500 तो भाई साहब बेसमेंट से आएंगे, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, तो मॉर्गेज जाएगी नहीं जाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। और टेक्निकली ये चीज़ गलत है। कनाडा के अंदर ऑल दो 5% मिनिमम डाउन पेमेंट होती है, लेकिन वो सिर्फ $500,000 तक के घर के लिए होती है। अगर घर की वैल्यू $5 लाख से ऊपर होती है, तो जो ऊपर का अमाउंट है ना 5 लाख से ऊपर का, उसके लिए हमें मिनिमम 10% देना होता है। तो $7 लाख की जो एक्चुअल में मिनिमम डाउन पेमेंट बनती है ना, वो $45,000 बनती है, जो बाद में बताया जाता है जब बकरा फंस जाता है। तो थोड़ा सा सोच समझ के। या फिर ये भी बोला जाता है कि भाई $15,000 आपको अभी पे करने हैं, वन टाइम पेमेंट अभी करनी है, या फिर $20,000 आपको अभी पे करने हैं, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको 1 साल बाद पे करना है, जिसके बारे में पता ही नहीं है कितना रिमेनिंग अमाउंट होगा। और मिनिमम डाउन पेमेंट मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा ठीक करना चाहते हो, कम से कम 10% डाउन पेमेंट तो करनी चाहिए। तो मतलब $7 लाख का घर खरीद रहे हो तो कम से कम $70,000 डाउन पेमेंट तो ज़रूर करनी चाहिए, ताकि हिसाब किताब बढ़िया रहे। बाकी सब समझदार हैं, 5% करनी है, 10% करनी है, 20% करनी है, फिर उससे भी ज़्यादा करनी है, वो आप अपनी खुद से रिसर्च कर सकते हो। 5% के केस में ना थोड़ा औखा हिसाब किताब हो जाता है, क्योंकि जो मॉर्गेज पेमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो
शुरू-शुरू में तो लगता है कि भाई साहब घर खरीद रहे हैं, कर लेंगे यार, ये कर लेंगे या एक्स्ट्रा काम कर लेंगे और $500 कहीं न कहीं से अरेंज कर लेंगे हर महीने। लेकिन तब सोचना ईज़ी होता है, लेकिन एक्चुअल में जब करना पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो भैया सोच समझ के। उसके अलावा अगर डाउन पेमेंट की बात कर ही रहे हैं तो ये भी ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की सेविंग कर रखी है, मान लो $80,000 या फिर $100,000 आपने सेव कर रखे हैं घर खरीदने के लिए, या फिर आपकी ओवरऑल सेविंग $100,000 है, तो सारा का सारा पैसा डाउन पेमेंट के टुवर्ड्स नहीं देना होता। सारा का सारा पैसा अपनी सेविंग्स वगैरह, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह वो घर के अंदर नहीं घुसा देनी होती हैं। मतलब कम से कम मिनिमम 3 महीने का इमरजेंसी फंड तो आपको रखना ही रखना है। तो जितनी भी आपने सेविंग की है, 3 से 4 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड माइनस करो, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है ना, वो आपकी डाउन पेमेंट बनती है। इनफैक्ट उससे भी थोड़ा सा कम, 10,000 और कम कर लो, वो आपकी डाउन पेमेंट बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने $100,000 की सेविंग कर रखी है और आपका जो मिनिमम घर का कम से कम खर्चा $5,000 का है, अगर मॉर्गेज वगैरह आ जाती है तो $5,000 का आपका महीने का खर्चा होगा, तो कम से कम $15,000 से $20,000 तो आपको साइड रखने चाहिए। 20,000 मान के चलें तो 80,000 हो गए, साथ के साथ 10,000 और कम कर दो, क्योंकि जब घर खरीदते हैं तो लॉयर की फीस होती है, लैंड ट्रांसफर टैक्स होता है और थोड़े बहुत और खर्चे होते हैं, इंश्योरेंस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो $10,000-11,000 का खर्चा हो ही जाता है। तो $70,000 अपनी डाउन पेमेंट मान के चलो। तो ऐसी सिचुएशन में हमें नहीं आना है, प्रॉपर तरीके से डिसीजन लेने हैं, सोच समझ के, फोमो में आके नहीं लेना कि भाई मेरे दोस्त ने बढ़िया सा घर ले लिया, डीटैच, उसके 2 गराज हैं, पीछे बहुत सुंदर सा बैकयार्ड है, पता नहीं क्या ही है, मजा आया, तो उसने बेसमेंट में अपने पूल टेबल लगा रखा है, तो मैं भी वो काम करूंगा। यू नेवर नो यार, किसके पास कहाँ से पैसे आ रहे हैं। कोई साइड हसल बहुत तगड़ी कर रहा है, या फिर किसी ने अपना कोई साइड बिजनेस बना रखा है, या फिर कुछ ना कुछ कर रहा है कि उसके पास पैसा अच्छा है, इसलिए उसने वैसा घर खरीदा है। थोड़ा सा सोच समझ के, फोमो में आके, कंपैरिजन में आके, दूसरों को देख के, या फिर सोशल मीडिया पे लोगों को देख के घर नहीं खरीदना है कि भाई साहब मैं तो रेस में पीछे रह गया, पता नहीं मैंने तो घर खरीदा नहीं, मैं तो फेलियर हो गया, मेरी लाइफ में तो कुछ हुआ ही नहीं। ये सोच के घर खरीदोगे तो भाई साहब डेफिनेटली गारंटी है कि कहीं ना कहीं फंसोगे। तो सबकी टाइमलाइन जो होती है ना, वो अलग होती है, तो अपनी टाइमलाइन के हिसाब से चलो, अपने जो फाइनेंसेस हैं उनको देख के घर खरीदो, ना कि दूसरों के फाइनेंसेस या फिर दूसरों की लाइफ या फिर दूसरों के घर देख के। अब फोमो की या फिर कंपैरिजन की बात चल ही रही है, तो ये भी ऐड करना चाहूंगा, मे बी इस चीज से लोग अग्री ना करें, तो आप अपना डिसएग्रीमेंट कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। तो बेसिकली ये बताना चाहूंगा कि जो आपका पहला घर है ना कनाडा के अंदर, जरूरी नहीं है कि वो फाइनल घर होगा, आखिरी घर होगा, मरते दम तक आप वहीं पे रहते रहोगे। टाइम के साथ बंदा अपग्रेड करता ही है। जब आप कोई घर खरीदोगे, आप उसकी मॉर्गेज पेमेंट करोगे, एक्विटी बिल्डअप होगी, टाइम के साथ उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। फिर बाद में आपकी जैसे ही फैमिली इंक्रीज होती है, आपके किड्स होते हैं, फिर आपके पेरेंट्स आते हैं, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपग्रेड कर सकते हो। पहले आप टाउन हाउस लेते हो, फिर आप सेमी डिटैच ले सकते हो, और जो पुराने घर हैं उनको बेच सकते हो, फिर रेंट आउट कर सकते हो। वो सबका अपना पर्सनल डिसीजन होता है, अपनी चॉइस होती है, लेकिन हाँ, टाइम के साथ आप डेफिनेटली अपग्रेड करोगे। एंड रिमेंबर, योर फर्स्ट होम इज नॉट द लास्ट होम। उसके बाद यार बात आ जाती है एक स्टेटमेंट की कि भी वाई रेंट व्हेन यू कैन ओन। ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि अगर आप $2,000 मंथली रेंट दे रहे हो, इससे बेटर है कि भाई 2,000 आप मॉर्गेज पेमेंट दो, आपका घर हो जाएगा, एक्विटी बिल्डअप करोगे, टाइम के साथ घर की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो फायदे में रहोगे। डेफिनेटली मैं इसको काफ़ी हद तक मानता हूँ कि सही बात है, लेकिन थोड़ी सी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो बेसिकली जब हम घर खरीदते हैं ना, तो मंथली जो पेमेंट होती है, मॉर्गेज पेमेंट होती है, उसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली जब हम रेंट पे रहते हैं तो हमारा क्या खर्चा होता है कि भाई रेंट पे करना है, या फिर यूटिलिटीज़ वगैरह होती हैं, या फिर कभी कभी पार्किंग वगैरह पे करनी पड़ती है। उसके अलावा हमारा ज़्यादा कोई खर्चा नहीं होता। लेकिन जब हम खुद का घर खरीद लेते हैं, मतलब जब हम घर ओन करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारी मॉर्गेज पेमेंट आती है। उसके बाद जब अपना घर होता है ना, तो पता नहीं क्या होता है कि यूटिलिटीज़ का बिल अपने आप ऊपर हो जाता है। आई डोंट नो क्यों, लेकिन ऊपर आता है। साथ के साथ जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है कि भाई हर महीने कोई ना कोई चीज़ खराब होगी, अगर आपने थोड़ा पुराना घर खरीदा है तो वो भी खर्चा आपको करना पड़ता है। जब हम रेंट पे रहते हैं तो वो खर्चा हमें नहीं करना होता है। सिंपली लैंडलॉर्ड को कॉल करा कि भाई साहब ये टूटी खराब हो गई है, वो फ्लश नहीं चल रहा है, या फिर ये दिक्कत आ गई है, लैंडलॉर्ड भाई साहब वहाँ पे $250, $300, $400 खर्च रहा, हमें पता ही नहीं लगता कि भी घर रिपेयर करने में कितने खर्चे आते हैं। लेकिन जब हम एक्चुअल में ओन करते हैं तब रियलिटी चेक मिलता है कि भाई साहब ये तो बड़ा महंगा हिसाब किताब है। साल के कम से कम $4-5,000 तो रिपेयर में ही चले जा रहे हैं, मेंटेनेंस में ही चले जा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है जो लोग ब्रांड न्यू घर खरीदते हैं उसमें भी रिपेयर वगैरह करानी पड़ जाती है, या फिर कुछ काम वगैरह कराना पड़ता है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना होता है। साथ के साथ कनाडा के अंदर आपको हाउस टैक्स भी पे करना पड़ता है, और हाउस टैक्स छोटा मोटा नहीं होता, कम से कम $300-350 महीने का खर्चा है तो होता ही है। जब हम रेंट पे रह रहे होते हैं तो कोई हाउस टैक्स वगैरह कुछ नहीं होता, सिंपली रेंट देना और मजे में जिंदगी मजामा। लेकिन घर खरीदो तो हाउस टैक्स भी आता है, और ऊपर से अगर आप किसी कम्युनिटी के अंदर रह रहे हो तो उस केस में आपको
जो कम्युनिटी की फ़ीस होती है, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट या फिर पोर्टल फ़ीस या फिर जो भी फ़ीस वगैरह होती है, आई डोंट नो, स्ट्राटा फ़ीस जो भी होती है, 300 400 500 जितनी पुरानी बिल्डिंग होगी उतनी ज़्यादा वो स्ट्राटा फ़ीस होती है, तो वो भी पे करनी पड़ती है। कभी कभी लोग फ्री होल्ड घर नहीं लेते, मतलब दो टाइप के घर होते हैं ना, एक होता है फ्री होल्ड, एक होता है कम्युनिटी वाला। फ्री होल्ड में आपको कोई भी मेंटेनेंस वगैरह नहीं देनी पड़ती, लेकिन जो कम्युनिटी वाले घर होते हैं उनमें आपको स्ट्राटा फीस पे करनी पड़ती है। ऑल दो वो जो फीस पे कर रहे हो उसे रूफ वगैरह का खर्चा होता है, मतलब कम्युनिटी रूफ ठीक कराती है, विंडोज़ वगैरह ठीक कराती है, मतलब उसके बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन वो खर्चा ज़रूर होता है, तो वो भी हमें कंसिडर करना होता है। मतलब कोई हमें बता तो देता है कि भाई इतने का घर है, इतनी डाउन पेमेंट करो, $2000 मंथली पेमेंट होगी, तो खुश हो जाते हैं, भाई साहब मैं तो $5000 कमाता हूँ, 2000 मंथली पेमेंट है तो हिसाब किताब बढ़िया, ले लेते हैं घर। वाई रेंट व्हेन यू कैन ओन। लेकिन रियलिटी ये है कि वो जो $2000 का खर्चा है ना, वो कब $3500 बन जाता है हमें पता ही नहीं लगता। बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना होता है। ऐसा नहीं है किसी रैंडम पर्सन ने बोल दिया कि भाई साहब क्या हो गया, घर खरीद लो, या फिर किसी को देख लिया तो चल पड़े घर खरीदने। नहीं, सोच समझ के, प्लानिंग करके, बार बार बोल रहा हूँ, प्लानिंग करके। और एंड में यार ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि भाई घर खरीदना कोई गलत बात नहीं है या फिर कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं है। आजकल मार्केट के अंदर या फिर सोशल मीडिया पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा विलेनाइज किया जाता है कि ओ आपने तो घर खरीद लिया, आप तो 25 साल के लिए फंस गए, 30 साल के लिए फंस गए, अब तो मॉर्गेज पेमेंट करो और ज़िंदगी को बिताओ, अब तो बड़ी दिक्कत होगी आपको और कुछ आप नहीं कर सकते, अब तो घर के खर्चे चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप सोच समझ के प्लानिंग करके एक अफोर्डेबल घर खरीदते हो अपनी इनकम के हिसाब से, तो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट डिसीजन। काफ़ी सारे लोगों को स्टेबिलिटी महसूस होती है, अकम्प्लिश्ड महसूस होता है, और काफ़ी सारे लोग उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते कि हर 2 साल 1 साल के बाद घर चेंज कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनके किड्स होते हैं, स्कूल में जाते हैं, अब हर 2-3 साल बाद तो स्कूल चेंज नहीं कर सकते ना, बच्चे तो रुल जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो इट्स बेटर कि भाई एक जगह पर रहें बढ़िया तरीके से। एक इमोशनल अटैचमेंट भी होती है, मेमोरीज बनती हैं। एक्सेल शीट के ऊपर ज़िंदगी नहीं जी जाती कि भाई साहब वो ये नंबर वो नंबर, ठीक है काफ़ी हद तक ये चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन हाँ दूसरी चीज़ें भी होती हैं। और ऊपर से कुछ लोगों का ये हिसाब होता है कि अगर हम इंडिया में रहते, अपनी होम कंट्री में रहते, तब भी हमें लोन पे घर खरीदना होता 1.5 करोड़ या फिर 1 करोड़ का, अगर एक डिसेंट सा घर लेना था अच्छी कम्युनिटी के अंदर, तो कनाडा के अंदर भी लोन लेके ही घर खरीद रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे तो और थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं, चीज़ें बढ़िया मिल जाती हैं। तो सबके अपने अपने पर्सनल रीजंस होते हैं, अपनी पर्सनल प्लानिंग होती है। बस दिक्कत ये है कि अनअफोर्डेबिलिटी के चक्कर में मत पड़ो। आपकी जो भी मंथली इनकम है टैक्स वगैरह काट के, तो 40 to 45% के अंदर अंदर घर से रिलेटेड सारे खर्चे हो जाने चाहिए। मॉर्गेज पेमेंट भी जा रही है, यूटिलिटीज़ के बिल, आपके जो हाउस टैक्स है या फिर कोई पोर्टल फीस, मेंटेनेंस फीस, स्ट्राटा फीस है, या फिर होम ओनर की इंश्योरेंस होती है। जब हम रेंट पे रहते हैं तो टेनेंट इंश्योरेंस होती है जो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जब हम घर खरीद लेते हैं तो इंश्योरेंस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो वो सारे जो खर्चे हैं ना, वो सारे आपके 45% के अंदर अंदर आ जाते हैं। तो बढ़िया हिसाब किताब है, सिस्टम सेट है, आराम से घर लो, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। बाकी आप घर खरीदने की प्लानिंग कर ही रहे हो कि भाई कैसे लेना है, क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, तो ये राइट वाली वीडियो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, डाउन पेमेंट इकट्ठी करने का देख रहे हो कि कैसे होगी, कैसे FHS RRSP को यूज़ करके सारा सिस्टम सेट होगा, तो उसके लिए लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। और ये वीडियो आप लोगों को बढ़िया लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। और जब तक अगली बढ़िया वाली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।